हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग देखेंगे एस्टेट का जो मतलब 50 नंबर का जो होता है शिक्षण कला वाला, उसका देखेंगे, जिसमें जीके जीएस भी आता है, टीचिंग से रिलेटेड भी आता है। क्या इस बुक में देखिए, इस बुक में आपको कितने सेट है? 53-54 सेट है। ठीक है, जो मतलब एग्ज़ाम बैच दिया है, यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम बैच दिया है। जैसे ये 19/6/2024 को का दिया गया है। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन करके पूरा सेट है। इसको हम लोग देखेंगे और करेंगे। ठीक है, ये है मतलब 9th 10th 11th 12th सबके लिए। क्या है? 9th 10th और 11th एंड 12th दोनों के लिए होगा। आर्ट एंड टीचिंग है, 50 नंबर का आता है, सबको पता है। तो इसी का सेट 1 से हम लोग देखेंगे। ये पहला सेट है। ठीक है, ये पहला सेट है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। ठीक है, शैक्षिक पात्रता एस्टेट 2024 में जो पूछा गया है अनिवार्य विषय, जो 50 नंबर का था उसका है। इसका क्वेश्चन 1 से 50 तक देखेंगे। देखिए, एग्जाम डेट दिया है 19/6/2024। तो इसको आगे देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं क्या करा। एक सेकेंड, देखिए क्या करा। निम्नलिखित में से शिक्षण के किस स्तर पर अधिक सक्रिय भागीदारी, अधिक कल्पनाशील और रचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, स्मृति स्तर होगा तो नहीं होगा, आपको समझ का स्तर होगा नहीं होगा, सभी स्तर होगा तो नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये चिंतनशील स्तर। चिंतन करेगा तभी तो, मतलब क्या बोलते हैं, चिंतनशील स्तर पे आपका उसका अधिक कल्पनाशील बनेगा, रचनात्मक सोच बनेगा, सक्रिय भागीदारी करेगा। देखिए, एक्सप्लेन भी पढ़ लेते हैं क्या कर रहा है। चिंतनशील स्तर शिक्षण का सबसे उन्नत स्तर है। क्या है? शिक्षक का मतलब शिक्षण का सबसे चिंतनशील स्तर क्या है? तो शिक्षण का सबसे उन्नत स्तर है, और जिसमें विद्यार्थियों से अधिक सक्रिय भागीदारी अपेक्षित अपेक्षित होती है, और समस्या समाधान, क्या है? समस्या समाधान और नवोन्मेष और निर्णय निर्माण में संलग्न होते हैं। उनकी कल्पनाशीलता और रचनात्मक सोच का विकास होता है। क्या होता है? रचनात्मक सोच का विकास होता है। और क्या है आपका? तो यह स्तर स्मृति स्तर और समझ के स्तर से आगे का चरण है। क्या है? स्मृति स्तर और चरण मतलब समझ के स्तर के चरण से आगे का चरण कौन सा? तो चिंतनशील। ठीक है, इसलिए चिंतनशील जो होता है, चिंतनशील पर ही सबसे अधिक रचनात्मक और लोकात्मक सोच की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण में शामिल होता है। क्या कर रहा है क्वेश्चन? जो शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण में शामिल होता है। क्या? शिक्षण के पूर्व मतलब पहले। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा शिक्षण की रणनीतियों के बारे में निर्णय लेना। मतलब कैसे क्या करेगा इसके लिए, देखिए, दिए गए विकल्प में शिक्षण की रणनीतियों के बारे में निर्णय शिक्षण की पूर्व सक्रियता चरण में शामिल है, और इस चरण में शिक्षक तय करता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कौन सी विधियां उपयोग करना। मतलब पूर्व, शिक्षण से पूर्व करा, तो पूर्व क्या हो? पहले रणनीति बनाएगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस विधि का उपयोग करके पढ़ेंगे। ठीक है, यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चरण में विद्यार्थियों को दिए गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। इस चरण में विद्यार्थियों को दिए गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतः सक्रिय चरण, या सक्रिय होने के बाद के चरण, और पूर्व सक्रिय और अंत सक्रिय चरण, या पूर्व सक्रिय चरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर सक्रिय होने के बाद के चरण। जब सक्रिय हो जाएगा तभी तो मूल्यांकन करेंगे ना, इसलिए इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। देखिए, उत्तर सक्रिय चरण का वह चरण है जिसमें विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और समझ का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षक यह निर्धारित करता है कि शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या नहीं। इनमें परीक्षा, मूल्यांकन, फीडबैक, पुनर्शिक्षण, ये सब जैसे कार्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नेल्सन मंडेला से क्या प्रश्न पूछेंगे
और यह प्रश्न ब्लूम के वर्गीकरण के किस स्तर का होगा? इसका सही आंसर हो जाता है अनुप्रयोग। देखिए इसको एक्सप्लेन पढ़ते हैं। ब्लूम की श्रेणी के अनुप्रयोग स्तर से संबंधित है, मतलब ब्लूम का जो श्रेणी है वो अनुप्रयोग स्तर से संबंधित है, क्योंकि इसमें छात्रों को अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए नेल्सन मंडेला से साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्न बनाने होते हैं। और यह कौशल यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, अगर कोई प्रश्न पूछने वाला जो बनाएगा कोई छात्र, तो क्या दर्शाता है, छात्र ने जानकारी को समझा है और उसे व्यवहार में लागू कर सकता है, तभी तो प्रश्न पूछेगा। नेक्स्ट है, विचारों को एक साथ रखकर एक नया समग्रता बनाना है, मतलब विचारों को एक साथ रखकर एक नया समग्रता बनाना है, उसको क्या बोलेंगे, उसका बोलेंगे संश्लेषण। क्या बोलेंगे? संश्लेषण। संश्लेषण के बारे में जान लेते। देखिए, विचारों को एक साथ रखकर एक नई समग्रता बनाना, यह प्रक्रिया ब्लूम के वर्गीकरण में क्या कहलाता है, इसको तो संश्लेषण कहलाता है। संश्लेषण होता क्या है? विभिन्न विचार, सूचनाएं, तथ्यों और अनुभवों को संगठित करके एक नया दृष्टिकोण, नवीन योजना, उत्पादन और समाधान तैयार करना, ये क्या हो जाता है? संश्लेषण होता है। मूल्यांकन क्या होता है? किसी विचार या कार्य का मूल्यांकन, निर्णय लेना। विश्लेषण को क्या कहेंगे? देखिए, किसी चीज को उसके घटकों में विभाजित कर उनकी संरचना को समझना, ये विश्लेषण होता है। क्या? किसी चीज के उनके घटकों में विभाजित कर उनकी संरचनाओं को समझना, तो छोटा छोटा टुकड़ा में विभाजित कर तब उसको समझना, उसको विश्लेषण बोलेंगे। अनुप्रयोग क्या हो जाएगा? अनुप्रयोग हो जाएगा आपका सीखे गए ज्ञान को नए संदर्भ में लागू करना, मतलब जो ज्ञान सीखे उसको कैसे एप्लीकेबल करेंगे हम लोग। ठीक है। ट्रांसलेशन, विभिन्न विचार, सूचना, तथ्य और अनुभवों को संगठित करके एक नया दृष्टिकोण, नवीन योजना, उत्पादन और समाधान तैयार करना। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शैक्षिक विधि जहाँ एक शैक्षिक विधियाँ जहाँ शिक्षक और छात्र एक स्पष्टीकरण पर पहुंचने के लिए सचेत, योजनाबद्ध और उद्देश्यपूर्ण प्रयास करते हैं, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? तो समस्या समाधान विधि। दोनों मिलकर समस्याओं को समाधान करेगा। क्या कर रहा? समस्या समाधान विधि एक शैक्षिक पद्धति है जिसमें शिक्षक और छात्र मिलकर किसी समस्याओं के समाधान तक पहुंचने के लिए प्रयास करते हैं, और यह प्रक्रिया सचेत, चरणबद्ध और उद्देश्यपूर्ण होती है। इनमें तर्क, विश्लेषण, साक्ष्य और निर्णय की भूमिका होती है। ठीक है। अगला है नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से वैचारिक दृष्टिकोण की विशेषता है? वैचारिक दृष्टिकोण की विशेषता है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ये हो जाएगा, इस दृष्टिकोण में चीजों को इनके सिद्धांत, तंत्र, अनुप्रयोग आदि के बारे में बहुत विस्तृत रूप से सीखा जाता है। इस दृष्टिकोण में, किसमें? वैचारिक दृष्टिकोण में जो होता है, चीजों को इसके सिद्धांतों के आधार पर, तंत्र, अनुप्रयोग आदि के बारे में बहुत विस्तृत, मतलब ज्यादा विस्तार से सीखा जाता है, उसी को वैचारिक दृष्टिकोण बोलते हैं। नेक्स्ट है, इसको भी पढ़ देते हैं। वैचारिक दृष्टिकोण का मुख्य लक्ष्य गहरी समझ है। क्या है? डीप नॉलेज विकसित करना। इनमें केवल तथ्यों को याद रखना नहीं, बल्कि विषय, घटना और समस्याओं के मूल्य, सिद्धांत, अंतर्निहित तंत्र, प्रभावों और वास्तविक दुनियाओं में उसके अनुप्रयोग की गहराई से समझना शामिल होता है। यह क्यों और कैसे पर जोर देता है, जिसमें छात्र जानकारी को केवल रटने के बजाय सार्थक रूप से जोड़ सके और उसका विश्लेषण कर सके। ठीक है, रटने के बजाय वो मतलब अच्छे से विश्लेषण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, देखिए क्या करा। तीसरी कक्षा के विद्यार्थी को हमारे मित्र पक्षी विषय पढ़ाते समय नलिनी ने निम्नलिखित पद्धतियों का पालन किया। क्या क्या पद्धति का पालन किया? पहला, पक्षियों का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, फिर विभिन्न पक्षियों के चित्र वाले चार्ट का उपयोग करना और संक्षेप में समझना, और विद्यार्थियों के पास के पार्क में ले जाकर पक्षियों को ध्यान से देखने को कहना। नलिनी सीखने के विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रही है। उनकी पाठ योजना का पालन करके या बहुबुद्धि वाले
शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करके, तो यही सही आंसर हो जाएगा। नलिनी द्वारा अपनाई गई पद्धति से स्पष्ट है कि वह बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना चाह रही है। हार्वर्ड गार्नर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत के अनुसार, मतलब हार्वर्ड गार्नर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है, उसके अनुसार हर बच्चे की सीखने की शैली और क्षमताएं अलग अलग होती है, और एक शिक्षक के रूप में नलिनी इन विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करके यह सुनिश्चित कर रही है कि वह कक्षा में मौजूदा विविध बुद्धिमत्ताओं वाले सभी बच्चों तक पहुंच सके और उन्हें प्रभावी ढंग से सिखा सके। अगला है पाठ्य योजना। पाठ्य योजना में शामिल सिद्धांतों में से किसी एक को छोड़कर सभी है, क्या है? पाठ्य योजना में शामिल सिद्धांत में से किसी एक को छोड़कर सभी क्या होता है? यह होता है योजनाओं की कठोरता होता है। पाठ्य योजना के सिद्धांत में क्या होता है? पाठ्य योजना के सिद्धांत में योजनाओं की कठोरता शामिल नहीं है, क्या है? ये शामिल नहीं होता। बाकी इसमें उद्देश्य की स्पष्टीकरण, तब से शिक्षण का ज्ञान विद्यार्थियों का, ये सब शामिल नहीं, योजनाओं की कठोरता शामिल नहीं है। ठीक है, निगेटिव पूछ रहा क्वेश्चन। पाठ्य योजना बनाते समय कुछ प्रमुख सिद्धांत होते हैं जो एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। इस सिद्धांत में शामिल है कौन सा? उद्देश्य की स्पष्टीकरण। शिक्षक को स्पष्ट होना चाहिए कि वह किसी उद्देश्य से पाठ पढ़ा रहा है। और शिक्षण का ज्ञान, शिक्षक को विषय वस्तु, शिक्षण विधियां और शैक्षिक सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। अगला है विद्यार्थियों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ। पाठ्य योजना बनाते समय विद्यार्थियों की रुचियां, क्षमताएं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है पाठ्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परियोजना आधारित गतिविधियां, इसका एक उदाहरण क्या है? परियोजना आधारित गतिविधियां, इसका उदाहरण क्या है? एक तो विस्तृत करना। परियोजना आधारित गतिविधियां, इसका एक उदाहरण क्या है? विस्तृत करना। परियोजना आधारित गतिविधियां चरण, मतलब विस्तृत करना चरण का उदाहरण है, क्योंकि ये छात्रों के ज्ञान को गहराई से समझने और प्रयोग में लाने की अवसर देता है। नेक्स्ट है, देखिए इसमें 5E मॉडल है। 5E मॉडल से क्वेश्चन पूछता है जिसमें मतलब संलग्न करना में क्या आता है? इसका अर्थ क्या होता है संलग्न करना? रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करना, और उदाहरण के लिए प्रश्न पूछना और चित्र दिखाना, ये सब किसमें आ जाता है? संलग्न करना में। ठीक है, और अन्वेषण करना, इसमें प्रयोग और अवलोकन द्वारा जानकारी इकट्ठा करना। क्या? प्रयोग और अवलोकन द्वारा जानकारी इकट्ठा करना, गतिविधि या खोज करना, इसमें अन्वेषण तभी तो करेगा ना। अगला है स्पष्ट करना अवधारणाओं को समझना और चर्चा करना, और शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन में आ जाता है। उदाहरण के लिए विस्तृत करना, सीखी हुई बातों को नए संदर्भों में लागू करना, और इसका उदाहरण क्या है? परियोजना, रिपोर्ट, पोस्टर आदि, ये सब में होता है ना विस्तृत करना। मूल्यांकन करना, सीखने का मूल्यांकन करना, जैसे परीक्षण, प्रस्तुति, ये सब मूल्यांकन में आ जाता है। अगला सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक किसको कहा जाता है? सूक्ष्म शिक्षण विधि, माइक्रो टीचिंग के जनक किसको कहा जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो D.W. एलेन और कीथ एचिसन को कहा जाता है। तो ये कौन सा है? VBA है, याद कर लीजिए। अगला है सूक्ष्म शिक्षण विधि, जिसको माइक्रो टीचिंग बोलते हैं, उसकी शुरुआत 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में हुआ था, और इस विधि को विकसित करने का श्रेय डॉक्टर W. एलेन और कीथ एचिसन को जाता है। इन्होंने यह तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण को प्रभावी और व्यवस्थित करने के लिए विकसित किया था। इनमें शिक्षकों को सीमित समय, सीमित विद्यार्थी और विशेष शिक्षण कौशल पर ध्यान केंद्रित करके अभ्यास करने का अवसर दिया था। अगला है डिस्कशन का क्या फायदा होता है? तो डिस्कशन का क्या फायदा होता है? यह चर्चा के लिए, मतलब क्या बोलते हैं, यह चर्चा के तहत मुद्दे की बहुआयामी पर प्रकाश डालता है। डिस्कशन करने से मतलब विस्तृत जानकारी मिलता है ना। ग्रुप डिस्कशन का मुख्य लाभ यह है कि यह किसी मुद्दे की बहुआयामी पर प्रकाश डालता है।
ग्रुप डिस्कशन एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें विद्यार्थी किसी विषय पर सामूहिक रूप से विचार विमर्श करते हैं और इस प्रक्रिया में वे अपने विचार साझा करते हैं, दूसरों की राय सुनते हैं और एक ही मुद्दे को विभिन्न दृष्टिकोण से देखने की क्षमता विकसित करते हैं। टीम शिक्षण का एकीकरण होता है कि इसमें टीम पाठ्यक्रम, अभ्यास और क्या है ऑप्शन, लचीलापन, संसाधन। तो इसका क्या हो जाएगा, पाठ्यक्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टीम शिक्षण का एक एकीकरण होता है पाठ्यक्रम। देखिए, टीम शिक्षण से पाठ्यक्रम का एकीकरण होता है जब ये दो या दो से अधिक शिक्षक एक ही कक्षा या एक ही छात्रों के समूह को पढ़ाते हैं तो वे अक्सर अपने अपने विषय या विशेषज्ञों क्षेत्रों में एक साथ जोड़ते हैं। इससे विभिन्न विषयों के बीच संबंध स्थापित होते हैं और कुछ छात्र जानकारी को अधिक समग्र और एकीकृत तरीका से सीख पाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, एक विज्ञान शिक्षक और एक अंग्रेजी शिक्षक मिलकर एक ऐसा विषय पर पढ़ा सकता है जिसमें वैज्ञानिक अवधारणा और उससे संबंधित लेखन कौशल दोनों शामिल हो, जिससे पाठ्यक्रम के दो अलग अलग हिस्से एक साथ आ सके। अगला है, खाली स्थान व्यवस्था के बुनियादी स्तर को प्रदर्शित करता है, लेकिन शिक्षक अभी भी इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो किसका, तो ये पर्याप्त कक्षा वातावरण, देखिए पर्याप्त कक्षा वातावरण व्यवस्था को बुनियादी स्तर को प्रदर्शित करता है, लेकिन शिक्षक अभी भी इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। क्या कर रहा है इसका एक्सप्लेन। पर्याप्त कक्षा वातावरण का अर्थ है कि कक्षा में सीखने के लिए एक बुनियादी स्तर की व्यवस्था मौजूद है, जैसा कि छात्रों को बैठने का उचित व्यवस्था, पर्याप्त रोशनी और हवा और बुनियादी शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, ये सब। अगला है शाब्दिक अर्थ। इसका परिवेक्षक, परिवेक्षक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्या होता है, तो श्रेष्ठ ज्ञान का शक्ति। क्या होता है, श्रेष्ठ ज्ञान का शक्ति होता है। देखिए, परिवेक्षक का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ ज्ञान का शक्ति। अब पर्यवेक्षक शब्द दो लैटिन शब्द से मिलकर बने हैं, ठीक है। सुपर, सुपर का अर्थ क्या होता है, तो ऊपर या श्रेष्ठ। विजन, विजन का अर्थ क्या होता है, जिसका देखना और निरीक्षण करना, ठीक है। इस प्रकार शाब्दिक रूप से पर्यवेक्षक का अर्थ ऊपर से देखना होता है, जिसमें एक उचित स्तर का ज्ञान और अधिकार शक्ति शामिल होता है। पर्यवेक्षक का कार्य कर्मचारियों के काम को निर्देशित करना, मार्गदर्शन देना और उसकी गतिविधियों की निगरानी करना, ठीक है। मार्गदर्शन देना, निर्देशन करना और उसके गतिविधियों का निगरानी करना, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में सृजनात्मक और प्रभावशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है किस पे करता है भाई, तो देखते हैं। तो शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरित निर्देशन तरीके के उपयोग पर, ठीक है। क्या करें, कक्षा में सृजनात्मक जो क्रिएटिव बच्चा रहता है और प्रतिभाशाली बच्चा होता है, उसमें बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप मुख्य रूप से शिक्षक के अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीके के उपयोग पर निर्भर करता है। इसलिए सबसे व्यापक और प्रभावी हस्तक्षेप शिक्षक द्वारा अपनाई गई शिक्षण विधियों की गुणवत्ता और अनुकूल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, क्या मतलब कह रहा है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि क्या होगा, तो वे शिक्षकों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। क्या, वे शिक्षकों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो बच्चा को क्या समझेंगे, प्रेरित समझेंगे, मतलब पढ़ने के प्रति प्रेरित। नेक्स्ट है परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक है। क्यों है, तो छात्रों के सीखने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षकों के लिए आवश्यक है। छात्रों को सीखने और कल्याणों को बढ़ावा देने के लिए क्या करा, परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षकों के लिए आवश्यक है ताकि वे छात्रों को सिखाने और कल्याण को बढ़ावा दे सकते। परामर्श कौशल उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास में मदद करने के अंतर्गत आता है, ये जैसे में मानसिक और भावात्मक सहयोग, व्यक्तिगत और समस्याओं का समाधान, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता का विकास, ये सब। नेक्स्ट है, और सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण
एक शिक्षक यदि परामर्श कौशल में दक्ष हो तो वे छात्रों की सीखने की क्षमता और भावात्मक स्वास्थ्य दोनों को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को शिक्षण बिंदु तैयार करना चाहिए क्योंकि इससे उसको मदद मिलती है कौन चीज में, यह जानने में कि कक्षा में क्या पढ़ाना है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को शिक्षण बिंदु तैयार करना चाहिए। क्यों 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 करना चाहिए? क्योंकि इससे उसको मदद मिलती है किस चीज़ के लिए, तो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। और शिक्षण बिंदु तैयार करने से शिक्षक को निम्नलिखित लाभ होता है। क्या? पाठ के मुख्य तत्वों को स्पष्ट रूप से पहचानने और व्यवस्थित करने में सहयोग मिलता है। समय पर सही उपयोग होता है और छात्रों को सीखने की प्रक्रिया अधिक केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण बनती है। शिक्षक की प्रस्तुति सुसंगठित और प्रभावी होता है और इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि शिक्षक अधिक सार्थक, स्पष्ट और प्रभावशाली हो। नेक्स्ट है, शिक्षा शिक्षा का उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य? सभी है। क्या क्या? ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी, बिल्कुल। विद्वान नागरिकों का निर्माण करना, ये भी होगा। समझदार नागरिक बनना, ये भी होगा। नेक्स्ट, छात्र के प्रदर्शन के मात्रात्मक विवरण तक सीमित है। क्या? तो ये मापन हो जाएगा। छात्र के प्रदर्शन के मात्रात्मक विवरण तक सीमित है। क्या? तो मापन। देखो क्या कह रहा है, जब केवल संख्यात्मक प्रदर्शन की बात होती है जैसे 75/100 तो वह मापन कहलाता है। अन्य विकल्प में आकलन। आकलन किसको बोलेंगे? तो देखिए, वह छात्र की समग्र समझ, दृष्टिकोण, कौशल आदि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूप से जिसका, तो गुणात्मक और मात्रात्मक तो जिसका आकलन करते उसको आकलन कहेंगे। ठीक है। मूल्यांकन किसको कहेंगे? मूल्यांकन, इसमें मापन, व्याख्या और निर्णय निर्णय शामिल होता है। यह बताता है कि प्राप्त अंक का अर्थ क्या है और क्या सुधार आवश्यक है, ये चीज होता है। मूल्यांकन किया जाता है, अधिगम के लिए मूल्यांकन किया जाता है किसमें? ये सीखने की प्रक्रिया के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट है, अधिगम के लिए मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। यह मूल्यांकन का एक सतत और रचनात्मक रूप है जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को सीखने में मदद करना और शिक्षियों शिक्षकों को उनके शिक्षण की समायोजन करने में सहायता मिलता है। इनमें से औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के तरीके शामिल हो सकते हैं। जैसे जैसे देखिए, कक्षा चर्चा, अवलोकन, प्रश्न पूछना, रचनात्मक प्रतिक्रिया, यह छात्रों को उनकी प्रगति समझने और सुधार के क्षेत्र में पहचान करने में मदद करता है। नेक्स्ट है आपका, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक और छात्रों के बीच चल रहे संवाद की एक विशेषता क्या होगा? क्या होगा विशेषता? तो रचनात्मक आकलन हो जाएगा। ठीक है। क्या कर रहा है? सीखने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक और छात्रों के बीच चल रहे संवाद की एक विशेषता क्या होगा? रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन होता क्या है? तो यह सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर चलने वाला मूल्यांकन है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को सीखने की प्रगति की निगरानी करना और उसकी सीखने में आने वाली कठिनाइयों की पहचान करना और उन्हें तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना और शिक्षक और छात्रों के बीच निरंतर संवाद जैसे प्रश्न पूछना, चर्चा करना, विचारों का आदान प्रदान, रचनात्मक आकलन, ये सब एक इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसका? तो रचनात्मक आकलन का। क्योंकि यह शिक्षक के शिक्षण को समायोजित करने और छात्रों को अपनी समझ में सुधार करने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट है, पाठ्य 4 का मनोवैज्ञानिक आधार को खाली स्थान को ध्यान में रखते हुए अपनी भूमिका निभाता है। पाठ्य 4 का मनोवैज्ञानिक आधार किसको ध्यान में रख के अपनी भूमिका निभाता है? तो किसको? छात्रों की रुचि, छात्रों की जरूरत, छात्रों की क्षमता। को तो लग रहा है रुचि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी भी हो जाएगा। ठीक है, सब हो जाएगा। 24 का आंसर डी। चलिए ठीक है। अगला है, समाजशास्त्री आधार संबंधित है किससे? तो ये समाज से संबंधित है। ठीक है। समाजशास्त्री आधार जो है सीधे तौर पर समाज से संबंधित है। ठीक है। समाजशास्त्री आधार उन सिद्धांत और अवधारणाओं को संदर्भित करता है जो समाज, उसकी संरचना, कार्य प्रणाली, उस पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन करते हैं। यह शिक्षा, सांस्कृतिक, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक आदि पर सामाजिक कारकों के प्रभाव को समझने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की तकनीकी नहीं है? कौन है? बलवारी। बलवारी नहीं है। बाकी
ये सब है कौन कौन, तो ड्रिल है, चित्रण है, नाटकीयकरण है, ये सब है। अगला है बलवारी। बलवारी क्या होता है? देखो बलवारी जो होता है शिक्षण की एक ऐसी संस्था या स्तर है जो ना कि एक तकनीकी है। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट ड्रिलिंग तकनीकी क्या होता है? यह एक प्रशिक्षणात्मक विधि है जो अभ्यास और पुनरावृत्ति पर आधारित होता है, जैसे गणितीय तथ्यों या व्याकरण नियमों का अभ्यास। अच्छा। चित्रण। चित्रण यह एक शिक्षक तकनीकी है, शिक्षण तकनीक जिसमें शिक्षक चित्रों के उदाहरण और आरेखों के माध्यम से विषय को समझाता है। ठीक है, अगला है कौन सा शिक्षण सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी के लिए आधार के रूप में आंतरिक प्रेरणा के साथ अंतःक्रियात्मक सेटिंग में सहायता प्रदान करता है? तो कौन हो जाएगा इसका सही आंसर? वाइगोस्की की रचनावादी सिद्धांत हो जाएगा। क्या करा? वाइगोस्की की रचनावादी सिद्धांत यह मानता है कि सीखने एक सामाजिक प्रक्रिया है जो अन्य लोग, विशेषकर शिक्षक और अधिक सक्षम साथियों के साथ सहयोग और बातचीत के माध्यम से होता है, और इनमें आंतरिक प्रेरणा और सीखने की छात्र की सक्रिय भागीदारी में बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। क्या कह रहा है? वाइगोस्की की जेडपीडी मतलब जोन ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अवधारणा दिया गया है, जो यह बताता है कि छात्र क्या स्वयं कर सकता है और क्या वे दूसरे की मदद से सीख सकता है। यह सहयोगात्मक और अंतःक्रियात्मक शिक्षण का आधार है। अगला है निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग कक्षा में बार बार किया जा सकता है? किस विधि का? तो अवलोकन। अवलोकन विधि का प्रयोग कक्षा में बच्चों के लिए गुण दोष और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इस विधि का प्रयोग कक्षा में बार बार किया जा सकता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा श्रव्य सामग्री का एक उदाहरण है? कौन सा है? तो ये लिंगुओफोन है। ठीक है, दिए गए लिंगुओफोन जो है श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। एपीडायोस्कोप एक प्रोजेक्शन यंत्र है जो छवियों और वस्तुओं को स्क्रीन पर दिखाता है। फ्लैश कार्ड छोटे छोटे कार्ड होते हैं जिस पर शब्द, चित्र, संख्या लिखी होती है। दोनों ही वस्तु के प्रयोग बच्चे को रोचक तरीके से पढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षकों की सहायता सामग्री के उपयोग की सावधानी पूर्वक योजना और कल्पना करना चाहिए। किस चीज के लिए? तो इसकी वास्तविक प्रस्तुति से पहले। क्या? वास्तविक प्रस्तुति से पहले। नेक्स्ट है शिक्षकों की सहायक सामग्री की वास्तविक प्रस्तुति से पहले उसके उपयोग, क्या मतलब प्रयोग से पहले उसके उपयोग की सावधानी पूर्वक योजना और कल्पना करनी चाहिए ताकि वो बच्चों को प्रभावित कर सकें। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किसके समर्थन में 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह? तो ये भूस्वामी हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी 1918 में गुजरात के खेरा सत्याग्रह को भूस्वामी किसानों के समर्थन में शुरू किया जो बाढ़ और फसल खराब होने के कारण टैक्स माफी की मांग कर रहे थे। नेक्स्ट है विकल्पों में से कौन से भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पे है? देखिए जिम कार्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क वर्ष 1936 में स्थापित भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तराखंड राज्य में, कहाँ है? उत्तराखंड। जबकि राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1977 तथा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 के बाद में स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट है भारत में कानून बनाने की जिम्मेदारी किस संस्था को? तो किस संस्था को? संसद को है। सिंपल सी बात है। बाद में कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद को। संसद जैसे जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं विधि प्रक्रिया के माध्यम से कानून बनाते हैं। धातव्य है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 संसद के गठन का वर्णन करता है। 79 क्या करता है? संसद के गठन का वर्णन। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा नेता स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे? तो कौन से थे? चित्तरंजन दास जी। तो देखिए स्वराज पार्टी की जो स्थापना है 1 जनवरी 1923 को हुआ था। कौन के थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिल के किए थे। यह पार्टी कांग्रेस के भीतर असंतोष के कारण बनी जो गैर सहयोगी आंदोलन को छोड़कर विधिक परिषदों में भाग लेने में के पक्ष में थे। अगला है भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का शासी निकाय क्या है? तो क्या है आपका? परमाणु ऊर्जा आयोग, नीति आयोग, और क्या है ऑप्शन में? तो अंतरिक्ष विभाग और डीआरडीओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा आयोग। ठीक है, नेक्स्ट है को पढ़ लेते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा विकास का सर्वोच्च शासी निकाय भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग है। ठीक है,
इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1948 में हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? परमाणु ऊर्जा से संबंधित नीति, अनुसंधान और विकास का निर्देश करना। वह स्थान जहां हमें भोजन और खेल के स्टॉल मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो मेला बोलते हैं। मेला एक ऐसा स्थान है जहाँ भोजन, खेल और स्टॉल मिलते हैं, साथ ही मनोरंजन और व्यापारिक गतिविधि भी होते हैं। अगला है, एक बास्केटबॉल टीम में से एक समय में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? बास्केट टीम में देखिए 5 खिलाड़ी खेलते। देखिए एक बास्केटबॉल टीम में एक समय में 5 खिलाड़ी खेलते हैं। धात्य व्यक्ति ड्राइवलिंग, शूटिंग, पास, फ्लैप, डंक, ब्लॉक, सील थ्रो, पॉइंट, बैककोर्ट, पिंक एंड रोल आदि शब्द का खेल, मतलब ये सब बास्केटबॉल से जुड़े हुआ है शब्द। अगला है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण खनिज क्या है? तो क्या है? सोडियम भी है, लोहा भी है, कैल्शियम भी है, तो सब हो जाएगा। ठीक है, देखिए लोहा, सोडियम, कैल्शियम हमारे शरीर के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण खनिज है। लोहा हीमोग्लोबिन बनाने और ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक है। सोडियम क्या है? तंत्रिका संचालन, मांसपेशियों के संकुचन और द्रव संकुचन के लिए आवश्यक। कैल्शियम क्या है? हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ वो ऊंचे ऊंचे पेड़ देखती है जो उसके गृह नगर शिमला के पेड़ों से बहुत अलग है। उसने केरल में कौन से पेड़ देखे होंगे? नारियल, लीची, सेब, देवदार, तो नारियल होगा। नारियल है ना जी, देख लेते हैं। हाँ नारियल है। रेला ने केरल में, ठीक 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 है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा समूह ग्रेनोला, साबुत गेहूं और ब्रेड और दलिया जैसे उच्च फाइबर खाद्य पदार्थ का बना होता है? तो ये सब सब अनाज का बना रहता है। ठीक है, इसमें देखिए कौन आ जाता है? अनाज समूह में गेहूं, ओट्स, जौ, ब्राउन राइस, क्वानोआ ये सब शामिल होता है जो स्वास्थ्य के लिए मतलब स्वास्थ्य आहार है। अगला, 80 डिग्री के पूरक कोण कौन सा हो जाता है? देखिए पूरक कोण निकालने के लिए कितना, अगर 80 डिग्री का पूरक कोण पूछना है तो 90 डिग्री में से 80 डिग्री को घटा देंगे। तो देखिए 90 डिग्री में से 80 डिग्री को घटा 10 डिग्री पूरक कोण हो जाता है, क्योंकि पूरक कोणों का योग जो होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगला है, एक वर्गीकरण पिरामिड में खाली स्थान होता है, क्या होता है? पिरामिड जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें एक वर्गाकार पिरामिड में जो होता है 5 फलक होता है। ठीक है, देखिए पिरामिड बनाते हैं ना, ऐसे 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 ये मतलब ऐसे भी रहता है, ये ऐसे ऐसे, इसमें टोटल 5 फलक होता है। ठीक है, और त्रिभुजाकार और एक फलक वर्गाकार के आधार का होता है। ठीक है, देखिए 5, देखिए एक वर्गाकार पिरामिड में 5 फलक होते हैं, इनमें से 4 फलक त्रिभुजाकार होता है और एक फलक जो होता है वर्गाकार होता है। मतलब देखिए ऐसे ऐसे, तो ऐसे और ऐसे बनेगा। ठीक है, अगला, 16 और 20 का महत्तम समावर्तक। 16 और 20 का महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे 16 और 20? ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, 8, 10, 2, 4, 5। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। कितना हो गया? 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2 × 2। महत्तम समावर्तक मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिया? ऐसे निकाल सकते हैं। 16 का फैक्टर क्या होता है? 2 × 2 × 2 × 2, और 20 का क्या होता है? तो 2 × 2 × 5। इसमें कॉमन कितना है? 2, 2 और 2, 2, तो ये हो गया 2 × 4। अगला है, देखिए सिंपल जोड़ है, बना दीजिएगा। चलिए छोड़िए, हटाइए, क्या कर रहा है? टेबल टॉप की माप 20 मीटर 25 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। टेबल टॉप का परिमाप कितना हो जाएगा? तो टेबल परिमाप का क्या हो जाएगा? टेबल टॉप का माप कितना है? तो 20 मीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो टेबल टॉप परिमाप क्या हो जाएगा? ये दोनों को जोड़ दिया तो कितना होगा? 2.25 और प्लस 1.25 बट्टा 2 कर दिया दोनों को, तो कितना होगा? 3.75 बट्टा 2, तो मतलब 7.5 हो गया। नेक्स्ट है, दिए गए प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर से क्या हो जाएगा? तो रीजनिंग है, तो एफ का विपरीत है यू। देखिए एफ का विपरीत यू है, फिर एम का विपरीत एन है,
ठीक है। ऐसे पी का विपरीत के है तो वैसे इसका भी एच का विपरीत, टी का विपरीत, डी का विपरीत, जे का विपरीत, ऐसे ही। ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या हो जाएगा। तो इसमें देखिए 0 है, 7 है, तो एक का क्यू है, ये 2 का क्यू प्लस 1 है, 3 का क्यू प्लस 1 है, -1 है। ठीक है। इसमें क्या है भाई, देखिए ये है 1 का क्यू, कहाँ है 1 का क्यू, अच्छा इसको हटा दें। देखिए ये है 2 का क्यू प्लस 1, ये है 3 का क्यू -1, ये है 4 का क्यू -1, ये भी तो 3 का क्यू -1 है। तो इसी ये है आपका 5 का क्यू -1, तो ये हो जाएगा 6 का क्यू -1। 6 का क्यू -1 कितना होता है, तो 216, 216 -1 तो हो गया ना 215। चलिए आगे। क्या कर रहा है, ए है, देखिए ए है यहाँ पे, ये ए है, ये डी है। क्या कर रहा है, ए बी का पति है, तो ए बी का पति है। देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, बी का पति है। ठीक है। और बी जो है डी का बहन है, बी जो है डी का बहन है, तो यहाँ पे डी हो गया बहन है, तो ए का डी से क्या रिश्ता है, तो क्या हो जाएगा, जीजा हो जाएगा। ठीक है, जीजा। नेक्स्ट, मनुष्य तथा ग्रहों के बीच के संबंध में कौन सी आकृति प्रदर्शित करेगी। तो ग्रहों के बीच में तो मनुष्य आ जाएगा। ठीक है, ये ग्रह हो गया। ठीक है। तो बी आंसर सही हो जाएगा। देखिए मनुष्य हो गया, अच्छा जीव भी है क्या बीच में, अच्छा जीव, मनुष्य और ग्रह है, तो देखिए ये मनुष्य हो गया, तो मनुष्य क्या होता है, जीव होता है, ग्रह क्या होता है, साइड। ठीक है। अगला है, शब्द के एक दिए गए शब्दों के अक्षरों को मिलाकर नहीं लिखा जा सकता, वो शब्द कौन सा होता है, मतलब इस दिए गए में ये कौन मिले, ये नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आर अक्षर 2 बार प्रयुक्त हुआ है। और ठीक है, इसी के साथ 50 क्वेश्चन हम लोग का ख़त्म हो गया। अभी इसका सेट नंबर 2 कल देखेंगे। ठीक है, ये वाला मतलब कल नहीं, आज ही देखेंगे। ठीक है, हम 4-5 गो सेट लगातार अपलोड करेंगे, उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, शुरू से लास्ट तक अच्छे से बताए हैं। अच्छा ये देखिए 30 में मतलब 30 मतलब 50 का है ना, कहाँ गया, एक सेकेंड, 50 का है, तो आप लोग को इसमें कितना लाना है, 35 लाना है, उससे ज़्यादा आएगा नहीं, तो कोशिश मत करिएगा, जो बोलता है 50 में 50 लाना है, 35 ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। चलिए ठीक है, ओके। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बताइए अपना फीडबैक दीजिए, वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार करें। ठीक है, ओके।